हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो है क्लास 9 एसएसटी के इम्पॉर्टेंट नोट्स। स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास के फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन नोट्स को करने के बाद आपको चैप्टर को रीड आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में, हर जगह आप उसे आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो इसको लेकर ही जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। तो सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसने विश्व के लगभग सभी देशों के सामाजिक क्षेत्र की दिशा ही बदल दी, और इसी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये माना जाता है कि एक ऐसी क्रांति जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सभी जगह के सामाजिक क्षेत्र की दिशा बदल गई, और वो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। बेसिकली वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी और क्या हुआ, इसको लेकर ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। निरंकुश राजशाही था वहाँ पर। तो उसकी डेफिनेशन जानते हैं। ऐसा शासन जहाँ राजा ही सर्वोसर्वा होता है, मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर राजा ही सर्वोसर्वा होता है। वहाँ के नागरिकों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। राजा जो चाहे वो कर सकता है। अधिकार मांगने वालों पर दमन चक्र चलाया जाता है। इवन और अगर कोई जनता, कोई नागरिक अधिकार मांगता है तो उस पर दमन चक्र चलाया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो उसको ही क्या कहा जाता है? निरंकुश राजशाही या फिर निरंकुश शासन कहते हैं। अब हुआ क्या था? 1774 में लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। तब राजकोष पूरी तरीके से खाली था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था क्योंकि आसपास के एरिया से युद्ध भी चल रहा था। लुई के शासनकाल में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा थी। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। टैक्स मतलब पूरा जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक तो कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, और तीसरे में जो किसान वगैरह थे तो वही सिर्फ टैक्स देते थे। बाकी उन दोनों को इन लोगों ने कर से छूट दी हुई थी, जिसकी वजह से डेफिनेटली खर्च तो बढ़ा रहे थे लेकिन उनका टैक्स नहीं आ रहा था। खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। तो ये हुआ था 1774 में। अब फ्रांसीसी समाज किस तरीके से था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम जो 2 स्टेट थे, प्रथम कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का था, जिनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, और उन जिसमें जो है राज्य को दिए जाने वाला करों में छूट प्रमुख था, जिसमें कि उन्हें कर भी नहीं देना पड़ता था, उससे उन्हें छूट मिली हुई थी। यहाँ के कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो किसानों से सामंती कर वसूला करते थे, जबकि किसान अपने स्वामी की सेवा करता था, स्वामी के घर और खेतों में काम करता था, सैन्य सेवाएं देता था और सड़कों के निर्माण के लिए बाध्य थे। अब 2 प्रकार के कर होते हैं, टाइड और टाइल। अब आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि छोटे से पॉइंट है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइड था क्या? टाइड जो है एक धार्मिक कर था। फ्रांस में चर्चों द्वारा वसूला जाने वाला कर को टाइड कहा जाता था। मतलब कि पादरी वर्ग के अलावा अगर कोई भी चर्च में जाता था तो उससे एक कर वसूला जाता था, जिसका नाम क्या था? टाइड, जो कि कृषि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। दूसरा क्या है? टाइल। टाइल एक प्रत्यक्ष कर था जो सीधे जनता द्वारा राज्य को अदा किया जाता था। दोनों कर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब वहाँ पर कामगार जो मजदूर थे उनकी उस टाइम पे कैसी स्थिति थी? अधिकतर कामगार कारखानों में काम करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी। वहाँ के लोगों के सामने जीविका संकट उत्पन्न हो जाते थे, जिससे जब कभी भी सूखे या फिर ओले का प्रकोप होता था तो पैदावार कम हो जाती थी। तो उस टाइम पे क्या लोगों को जीविका संकट का सामना करना पड़ता था, जितने भी कामगार मजदूर थे। तो इन सबको देखते हुए ही जो है फ्रांस में क्रांति आई। तो फ्रांस की क्रांति के मेनली कारण क्या थे? खाने पीने की वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। इन्होंने कर में वृद्धि कर दिया। वैसे तो उन दोनों ग्रुप को छूट दे रखा था, और लेकिन जो टैक्स दे रहे थे उन्हीं के कर में और वृद्धि कर दी गई। बेचारे तो पहले ही किसानी कर रहे थे। और थर्ड, लुई सरकार का निरंकुश शासन। उसका शासन करने का तरीका भी सही नहीं था, पूरा निरंकुश शासन था जिसमें जो मतलब राजा ही सर्वोसर्वा माना जाता है। इसके अलावा मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण हो रहा था, और यही लोग कर भी दे रहे थे। ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका क्या है? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल था क्या? स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों स्टेट कौन से? ये कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और ये लास्ट वाले जो वर्ग हैं जिसमें किसान वगैरह थे। ठीक है। तो तीनों स्टेट जो अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, ये प्रतिनिधि नए कर की प्रस्ताव पर मंजूरी देते थे। अगर कोई नया कर का आता था सिस्टम कि हाँ अब हम इतना बढ़ा के लेंगे, घटा के लेंगे,
तो उस पर मंजूरी कौन देते थे? यही लोग जाकर देते थे। इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी, इसका निर्णय भी सम्राट खुद ही करता था। तो ऐसा ही एक बैठक उन्होंने किया 5 मई 1789 को, जब स्टेट जनरल की बैठक हुई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने जो है इसके लिए बैठक कराई। पहले और दूसरे स्टेट में से इस बैठक में 300 प्रतिनिधि हुए और तीसरे स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए। मतलब भेदभाव भी होता था, पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को आगे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, जबकि तीसरे स्टेट के लोगों को क्या हुआ, पीछे खड़ा कर दिया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, जो मतलब कि थोड़े से अमीर थे तीसरे स्टेट के अंदर या शिक्षित थे, उन लोग कर रहे थे उसका प्रतिनिधित्व। और यहाँ तक कि उस तीसरे स्टेट के अंदर भी किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित था, उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं था। अब तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने उसी वाले मीटिंग में एक डिमांड कर दी। इस सभा में तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि क्या हुए, विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने कहा कि जो भी आप रखते हो मांग, तो अब मतलब कि जो भी आप कर वगैरह करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पूरी सभा से मतदान कराना चाहिए और हर व्यक्ति के मत का जो है इक्वल वैल्यू होगा और सबको अधिकार होगा। तो इस पे सम्राट जो है वो नहीं मानता है, जिसके बाद तीसरे स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले जाते हैं। अब वो तीसरे स्टेट जो जाकर क्या करते हैं, नेशनल असेंबली की घोषणा कर देते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व जो है वो मिराबियो और आबे शिये ने किया था। अब क्या पूरी जनता विद्रोह में आ गई थी, सब लोग अपने अपने तरीके से विद्रोह जता रहे थे, तो जिस वजह से मजबूरी में सम्राट लुई 16वां जो है उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। विद्रोही प्रजा की शक्ति से घबराकर लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि अब उसकी सत्ता पे अब से संविधान का अंकुश होगा। इस प्रकार 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। सभी धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया, पादरियों को उनके विशेषाधिकार को छोड़ना पड़ा और चर्च की स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली को मान्यता मिल गई 4 अगस्त 1789 को। अब फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की नींव डली। 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप पूरा कर लिए जाने के बाद सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस नए संविधान का मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब फ्रांस में क्या, राजशाही का अंत। 1792 में गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से निराश पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। बहुत ज़्यादा जो खाने पीने की चीज़ थी उसमें महंगाई भी हो रही थी, महंगाई के साथ उसका अभाव भी था, मतलब पाव रोटी के लिए लाइन लग जाती थी जब बिकता था। तो 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, सबको मतदान का अधिकार दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इस राजतंत्र का अंत कर दिया गया और उसके बाद फ्रांस को जो है गणतंत्र घोषित कर दिया। मतलब राजतंत्र भी खत्म, अब वहाँ पर क्या आ गया, गणतंत्र आ गया। लुई 16वें की भी मौत हो जाती है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जब वो चला गया तो नया क्या, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बाद रोबेस्पियर की सरकार बनी। मतलब कि लुई 16वें के बाद किसकी सरकार बनी,
रोबेस्पियर की सरकार बनी, उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, मतलब कंट्रोल करने की, और मतलब कि अगर कोई ना माने तो उसे दंड देने के लिए एकदम सख्त नीति अपनाई। ये नीति इतनी सख्ती से लागू किया गया कि जो उसे समर्थक कर दे रहे थे, मतलब जो उसका साथ दे रहे थे, उसके वो भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिनों ने सन 1793 से 1794 के शासन को फ्रांस के इतिहास में आतंक का राज कहा जाता था। तो इसको क्वेश्चन जो है हाईलाइट करके याद रख सकते हैं कि जो इस इतिहास में आतंक का राज किस टाइम पीरियड को कहा जाता था। तो एक साल 1794 से लेकर 1793 से 94 तक। अब ये देखो, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि गिलोटीन पर उसे चढ़ा दिया। तो गिलोटीन क्या फांसी है? नहीं, गिलोटीन थोड़ा सा अलग है, बट वैसे ही मान लीजिए। गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरी वाली मशीन थी। दो खंभा है, बीच में आरे वाली मशीन लगी हुई थी, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। फांसी में क्या अलग चीज़ होती है, उसमें गला दबा दिया जाता है, लेकिन उसमें एकदम से काट के अलग कर दिया जाता था, वो था गिलोटीन। अब फ्रांस में जो जैकोबिन का शासन था उसको आतंक राज क्यों कहा जाता था, उसके पीछे क्या रीजंस थे? तो उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। गणतंत्र के शत्रु अथवा उसके राजनीतिक विरोधी, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। मतलब जो गणतंत्र का थोड़ा सा शत्रु होता था, या उसकी राजनीतिक पार्टी का विरोध करता था, या फिर उसकी कार्यशैली से सहमति नहीं रखता था, तो ऐसे को क्या करता था, वो गिरफ्तार करके जेल में डाल देता था। इसके अलावा एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चलाया गया और दोषी पाने पर उन्हें गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी थी कि मजदूरी इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, कीमत इससे ज़्यादा पे आप नहीं बेच सकते हो, और उसको भी एकदम सख्ती से लागू किया था। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई तथा किसानों को अपना अनाज जो है शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया कि आप इसी कीमत पर ही बेच सकते हो। अब यह है कि ये जो जैकोबिन सरकार थी, जिसको क्रांतिकारी आतंक सरकार भी कहा जाता था, तो इसने लेकिन कुछ कुछ अच्छे काम भी किए थे, जिसको हम पढ़ेंगे। महिलाओं की दशा के सुधार के लिए उसने क्या क्या कार्य किया। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही उसने सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया कि सभी लड़कियां स्कूल जाएंगी। अब जो है पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और इसी कानून के अनुसार महिलाएं जो है अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। तो जैकोबिन सरकार का जो कुछ क्रांतिकारी सुधार था, सामाजिक सुधार, तो पहला तो उसने दास प्रथा का उन्मूलन जो है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया था और महिलाओं के जीवन में सुधार, उनके शिक्षा और व्यवसाय कार्य में भी सुधार किए थे। अब इसके बाद जो है नया टर्म आता है डायरेक्टरी या फिर डायरेक्टरी। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी परिषदों का प्रावधान किया गया। ये परिषद 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका की नियुक्ति किया, जिसे डायरेक्टरी या फिर डायरेक्टरी कहते हैं। उसके बाद ही आया नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजाशियो में हुआ था। वह साधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सर्जिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त करी। तत्पश्चात वो डायरेक्टरी का प्रथम नेता बना और थोड़े समय में ही वो फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित करी। तो इस तरीके से नेपोलियन का उदय भी हुआ और उसकी मृत्यु को लेकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने यूरोपियन देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया, परंतु 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां पर 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। ये फ्रांस के एक परम वीर योद्धा का दुखद अंत था और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का भी अंत होता है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक टारगेट व्यूज़ होने के बाद ही आपको जो सेकंड चैप्टर का नोट्स मिलेगा।